नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी के द्वारा रचित यात्रा वृतांत एक बूंद सहसा उछली का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है यूरोप की अमरावती रोमा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ज्ञान वृद्धि और अनुभव संचय के लिए देशाटन उपयोगी है, यह पुरानी बात है। एक समय था जबकि कवि के लिए, और क्योंकि काव्यकार ही एकमात्र कृतिकार था, इसलिए समझ लीजिए कि अपने अर्थ में साहित्यकार मात्र के लिए देशाटन अनिवार्य समझा जाता था। किंतु देशाटन कैसे किया जाए, इसकी कोई विशेष पद्धति शास्त्रकारों ने नहीं बताई। तीर्थाटन की परंपरा थी, लेकिन उसका उद्देश्य अनुभव संचय नहीं बल्कि पुण्य संचय था, और वह भी भावानुभव से मुक्ति पाने के लिए। दुनिया की जानकारी और आज ज्ञान अथवा अनुभव से जानकारी ही अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। प्राप्त करने और उसके विषय में अधिकार पूर्वक लिख सकने के इधर दो अलग अलग तरीके हो गए हैं। एक तो यह है कि आप सप्ताह भर में दुनिया का हवाई बल्कि पूरी तूफानी दौरा करके लौट आइए। फिर या तो एक संवाददाता सम्मेलन बुला लीजिए और उसे अपनी प्रत्येक धारणा के बारे में एक एक बयान दे डालिए, या फिर एक शीघ्र लिपिक बुला लीजिए और पुस्तक लिख डालिए जो साथ साथ छपती भी जाए, क्योंकि अन्यथा आपके अनुभवों के पुराने पढ़कर अरोचक हो जाने का डर है। लिखने के लिए अनुकूल समय और एकांत आवश्यक हो तो पुस्तक लिपिक की बजाय रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को भी लिखा दी जा सकती है। स्पष्ट है कि यह मार्ग बड़े आदमी ही अपना सकते हैं, जिनके बयान का महत्व जितना उसकी विषय वस्तु के कारण हो उतना ही वक्ता के नाम के कारण। आपने यह बात कहाँ सुनी? जी ठीक घोड़े के मुख से प्राप्त हुई है। आजकल सब कुछ का अंग्रेजी अनुवाद कराने के लिए समितियां बन रही हैं, अतः यहाँ भी अंग्रेजी मुहावरे का अनुवाद कर दिया गया है। इतना अवश्य है कि यदि यह अनुवाद किसी समिति द्वारा किया गया होता तो घोड़े के मुंह जैसी सीधी और सहज बात न कहकर हैवदन या तुरंग मुख जैसे किसी प्रभावशाली पद का उपयोग किया जाता। अपनी अल्पज्ञता और गुरुत्वहीनता स्वीकार करता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप कालो हयम निरवधि मानकर इस विपुला पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल जाइए और यह चिंता छोड़ दीजिए कि अब लौटना होगा या कब यात्रा पूरी होगी। प्रकाशन रूपी विंध्य शिखर कब अगस्त रूपी लेखक के प्रत्यावर्तन का आशीर्वाद पाकर सिर उठाकर पूछ सकेगा कि प्रभु, पांडुलिपि कब प्राप्त होगी? आप यह मार्ग अपनाएं तो जो देश जितना समय मांगे निसंकोच देते चलिए। पहले ही देश में 2 4 6 वर्ष लग जाएं तो भी चिंता न कीजिए। यह मान लीजिए कि आरंभ का यह विलंब आगे की प्रगति के लिए विशद भूमिका का काम देगा। स्पष्ट है कि यह दूसरा मार्ग सिद्धों संतों का है, सिद्धों का नहीं तो असाध्य घुमक्कड़ों का। मैं साधारण बीच बचौला आदमी होने के नाते न तो इतना सौभाग्यशाली हो सका हूं कि दूसरी कोटि में जाऊं, न इतना विशिष्ट अभागा ही हूं कि पहली कोटि में गिन लिया जाऊं। मुझे यूरोप भ्रमण के लिए 6 मास का समय दिया गया, जिसे खींच खांच कर मैंने 10 मास तक बढ़ाया। किंतु इतना समय भी केवल यही भर जानने के लिए पर्याप्त होता है कि कुछ भी जानने के लिए वह कितना अपर्याप्त है। यात्री अपने पहले सप्ताह का सब जानता वालापन खो चुका है और जिज्ञासाओं के सूची भर बनाकर लौट आता है। किंतु जानना ही सब कुछ नहीं है। देखना और जो देखा उसके बारे में सोचना भी बड़ी बात है, और पूर्व ग्रहों को छोड़ सकना तथा पूछने के लिए सही प्रश्नों की सूची बना लेना, यह और भी बड़ी उपलब्धि है।
आज के युग में जब कुछ खोजने चलने से कुछ मानकर चलने को अधिक महत्व दिया जाता है और जब यात्री प्रायः कुछ देखने नहीं जो मानकर चलते हैं कि उसकी पुष्टि पाने निकले हैं, तब उसका महत्व और भी अधिक है। यात्री अधिक पूंजी न लेकर लौटे तो फालतू असबाब से छुट्टी पाकर सहज यात्रा करना ही सीख आए। यही बहुत है। मैं उन लोगों की बात नहीं कहता जो यहाँ से कई एक खाली झोले लेकर चलते हैं और लौटते समय जिनके कपड़ों के हर सलवट से कलाई घड़ियों की लड़ियां, जूतों के भीतर से छह छह जोड़े नाइलोन के मोजे या कोट के अस्तर में से गजों जारजेट निकाला करती हैं। न उन्हीं लोगों की बात कहता हूँ जिनके लिए स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने बहुत दुखी होकर कहा था कि आप जब विदेश में जाएं तो वहाँ के लोगों को यह भी अनुभव करने का कारण दीजिए कि आप अपने साथ खर्च करने के लिए पैसों के अलावा भी कुछ लेकर आए हैं। इन दोनों प्रकार के यात्रियों को दूर ही से नमस्कार करता हूँ। जितनी अधिक दूर वे चले जाएं, उतना ही अधिक विनत मेरा नमस्कार। फालतू असबाब से छुट्टी पाते हुए सहज भाव से यात्रा करना सीखते चलना ही मेरा उद्देश्य रहा है। विदेशाटन में ही नहीं, जीवन यात्रा में भी। इस प्रकार क्रमागत बेसरो सामान को जाने में संन्यास की नाटकीय तीव्रता या आत्यंतिकता नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाले हल्केपन से मुक्ति का जो बोध होता है वह कुछ कम मूल्यवान नहीं है। लेकिन अंतिम उपलब्धि की बात अभी से करना दार्शनिकता का पचड़ा ले बैठना जान पड़ता है। इसलिए उसे छोड़ आपको शब्दों के विमान पर बिठाकर सैर कराने के मेरे प्रयत्न में मेरा उद्देश्य यही है कि इस सहज भ्रमण का अपूर्व स्वाद कुछ आपको भी प्राप्त करा सकूं। यह एक गुण है जिसका गूंगे का होना आवश्यक नहीं है। तो लीजिए, न्यूनतम असबाब लेकर शब्द विमान की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल के उत्तरार्ध की एक रात का पिछला पहर, खुला आकाश। वास्तव में खुला आकाश, क्योंकि आकाश के जिस अंश में धूल या धुंध होती है वह तो हमारे नीचे है, और धूल उसमें है भी नहीं, हल्की सी वसंती धुंध ही है, बहुत बारीक धुनी हुई रुई की सी। एक पंक्ति है, यह ऊपर आकाश नहीं है, रूपहीन आलोक मात्र, हम अचल पंख तिरते जाते हैं भार मुक्त नीचे, यह ताजी धुनी हुई रुई की उजली बादल सेज बिछी है, स्वप्न मसृण या यहाँ हम ही अपना सपना है। हम नीचे उतर रहे हैं। धीरे धीरे आकाश कुछ कम खुला हो जाता है और फिर नीचे बहुत धुंधली रोशनी दिखने लगती है। विमान के भीतर चालक के कैबिन को यात्रियों के कमरे से अलग करवाने द्वार के ऊपर बत्ती जल उठती है। पेटियां लगा लीजिए, सिगरेट बुझा दीजिए। एक गूंज सी होती है, फिर स्वर आता है, थोड़ी देर में हम लोग रोम के चम्पिनो हवाई अड्डे पर उतरेंगे।